Good evening, student for class 11th or 12th especially. And uh, from last 2 days, I'm just trying to teach you English grammar so that you will feel easy to make sentences. Once again, I'm going to say my intention to teach you English is to make your enhance your sentence making capacity. Once you will develop sentence making, you will start saying something. If you can translate in your notebook, then slightly you can also speak. When you will start speaking, then after few years, after few time, you will get over command and you can speak fluently. Now I'm coming to the topic. In last videos I have taught you already, okay, what is sentence and how many sentences, what kinds of sentences are there: affirmative, interrogative, negative, imperative. Or basically, I would like to say, basically you need to focus two things. First of all, what I have written here, this is the tense chart. Okay, we know present, past, future, there are three types of tense. एंड पूरे वर्ल्ड में जो भी बोला जाता है इस तीन टेंस के अलावा दुनिया संसार का कोई भी प्राणी जो बोलता है उस तीन टेंस में बोलता है। वो या तो वो बात प्रेजेंट की बोलेगा, या तो वो बात पास्ट की बोलता है, या वो बात फ्यूचर की करता है। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। अब सब में भी, जैसे प्रेजेंट में भी आप समझिएगा, अब सबके अपने अपने बाइफर्केशन है, सबके चार चार भेद होते हैं, काइंड्स होते हैं, उसको भी स्टडी करना। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं अभी पढ़ाता हूँ, ठीक। पढ़ाता था ये नहीं कहा मैंने, पढ़ाता हूँ मतलब अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क कैसा? दोनों तो बातें प्रेजेंट की ही है ना। अगर मैं बोलूँ मैंने अभी बुक पढ़ा है, मैंने बुक पढ़ी है, मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैंने बुक पढ़ा था, ये तो पास्ट की बात हो गई। तो पढ़ी है एक मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ मैंने पढ़ी है ना, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये कि प्रेजेंट में भी जो बोली की बात होती है, उसमें भी जो हम काइंड्स देखते हैं, ये इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस में 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जस्ट लाइक दैट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब 3 into 4 kinds. Overall we need to study 12 tense. And again I would like to say, if you will not study these 12 tenses, you will not be able to make sentences. Okay, in last video I already taught you कि if you want to speak or write, then there are a lot of things in English language you need to work over it. But what my intention is there, my intention is not to teach you as English subject. My intention is to teach you so that you can enhance your ability to make sentences for business studies, as well as accounts, as well as economics, as well as biology, chemistry and physics. Now if you are in class 10th as well as SST, if you are studying in CBSE board, then you need to write each and everything in your board exam in English. If you would have a capacity to make sentences, then you can answer it, as it happens with the Hindi medium schools. Because Hindi is my mother tongue, then Hindi medium students feel easier to write something about that, whatever he is getting understand in himself. मतलब अपने जो वो सोच रहे होते हैं बस उसको लिखना ही होता है। और आप जो कभी कभी जो सोच रहे होते हैं उसको लिखने में भी थोड़ा परेशानी फील करते हैं,
कभी कभी सेंटेंस मेकिंग में बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है, तो जब उसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा तो हम उसको गलत कर देंगे। ठीक, कभी कभी बहुत आधी पेज लिखा है, मैंने देखा है कि कॉपी करेक्शन के दौरान सोचे क्या कहना चाह रहा है, मतलब आपके अंदर हो सकता है भावनाएं सही हो लेकिन आंसर नहीं सही हो पाता। तो हम उसको मेनली फोकस करके अपने उस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको इस 12 टेंस, और ये एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस जो मैंने आपको बात कही वो एक्टिव वॉइस है। अगर मेरी बातों को सॉरी वो तो नरेशन होता है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये एक्टिव वॉइस है। मैंने किया, मैंने खाया, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ ना। अगर मैं बोलूँ बुक चोरी हो गई, तो कौन चोरी कर रहा है ये नहीं पता ना। चोर पकड़ा गया, कौन पकड़ा, आदमी ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, किसने पकड़ा नहीं मालूम। जब सब्जेक्ट गायब हो, सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला, कर्ता जिसको बोलते हैं इन हिंदी स्टाइल, कर्ता जिसको बोलते हैं, काम को करने वाला, तो उसको जब वो गायब होता है तब उस तरीके के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के अलावा किसी में बना ही नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक, तो पैसिव वॉइस को बाद में करेंगे। पैसिव वॉइस भी सीखने के लिए इसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता तो आपको टेंस चेंजिंग पैसिव वॉइस में भी नहीं समझ में आती। नाउ I would like to say 2 things. In last videos, if you have not seen, then please, I'm requesting you, first must watch my first video, then you will be able to understand the second one. Otherwise, means whatever the syllabus I have prepared for you, it is a syllabus to teach you, but now I am publishing my video in parts. Okay. So it's my request, first watch my first videos. In last videos I taught you what kinds of sentences are there. Okay, और सेंटेंस मेकिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए मैंने एक रिवीजन करा रहा हूँ, किसी भी भाषा को सीखने के लिए मैंने बताया है पिछले वीडियो में, अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड्स जब हम बना लेते हैं तो हम सेंटेंस की तरह बनते हैं। जैसे हमने A to Z जान लिया, तो अब छोटे छोटे एप्पल बनेंगे, कैट, डॉग, जैसे छोटे बच्चों को भी सिखाया था, छोटे छोटे अल्फ़ाबेटों को मिला के वर्ड्स का जन्म होता है। और जब वर्ड्स के बाद हम जाते हैं, जैसे कम, गो और ईट, टेक, टू, जब हमने सीख लिया तो हम उसको एक सेंटेंस में बनाते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन ही कहती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वो शब्दों का वह समूह जो मिलकर के एक सेंस पैदा करे, उसी को सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब हमने बताया था सेंटेंस को बनाने के लिए हमने हिंदी स्टाइल से कंपेयर किया है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरी खुद की लॉजिक है कि अगर आप भारतीय हैं और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बेटर टू गो विद द हिंदी, क्योंकि हिंदी से ही हिंदी से कोरिलेट करते हुए अगर हम समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो सेंटेंस की बात कर रहा था। सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले किसी भी भाषा का एक अपना सिंटैक्स होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया है, हूँ, पढ़ा, मैं, रहा। आप समझ जाएंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो मैं पढ़ा रहा, लेकिन हिंदी में इधर उधर रखते हैं तो शब्द फिर भी आपको समझ में आता है, क्योंकि मदर टंग है। और इंग्लिश में अगर इधर उधर लगते हैं तो शायद नहीं समझ में आता। और सबका अपना सिंटैक्स होता है। जैसे जब हम बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी बोलता हूँ पहले मैं, फिर पढ़ाना। पढ़ाना एक वर्ब है। ठीक है, यू नो वर्ब, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो वर्ब वो होता है जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई भी काम जो एक्शन हो, जैसे नहाना, जाना, आना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारे वर्ब कहे जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स ऑल्सो। तो जितने भी ये, जैसे मैंने हिंदी का सेंटेंस बताया था, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के बाद पढ़ाना आया। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को अगर देखेंगे आप तो आई के बाद एम आएगा, आई एम टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं के बाद इंग्लिश तुरंत आ रहा, उसके बाद पढ़ाना। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो आई के बाद एम आएगा, फिर टीच आएगा। टीच मतलब पढ़ाना।
ठीक है। तो ये जो अलग अलग आप सिंटैक्स देख रहे हैं, सिंटैक्स की डेफिनेशन हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ज़्यादा रिवीजन नहीं दे रहा हूँ, समय ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप भी बोर होंगे। आता हूँ जल्दी से टॉपिक पर, ठीक है। तो सिंटैक्स आप समझ लेंगे। उस सिंटैक्स को समझने के लिए हम जैसे होता क्या है, सबसे पहले मैंने एक सिंटैक्स बताया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव में होता है। कल लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में ये होता है। नेगेटिव होगा तो यही हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो। इंट्रोगेटिव होगा तो अभी हम बताएंगे दो तरीके के इंट्रोगेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, थोड़ा सा जिक्र किया है कि एक में हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। ये सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यही होगा, सिंटैक्स अफर्मेटिव सेंटेंस। चाहे टेंस कोई भी हो, लेकिन सिंटैक्स यही यूज होगा। एक बार मैं बता देता हूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, आप हिंदी का सेंटेंस, मैंने बताया कि हम इंग्लिश हमेशा हिंदी से ही सीखेंगे। आप हिंदी के एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो मन में आया जाए आपके ले लीजिए। जैसे मैं अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा अभी का ही काम याद आ रहा कि मैंने ले लिया मैं पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम के करने वाले, काम का करने वाला या वो चीज जिसके बारे में बात की जा रही है, इज कॉल्ड कर्ता, मींस सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको ये टेबल बताया, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, will be, will have, shall have, will have been, shall have been, these all are helping verb, जो हमको बताता है कि वो किस टेंस में है और टेंस में भी कौन से बाइफर्केशन के साथ, ठीक है। देखिए मैंने कल के वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमको टेंस और टेंस के जो बाइफर्केशन होते हैं वो यही बताता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म जो होती है, अभी मैं और समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो, सब्जेक्ट काम के करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे ये मार्कर अच्छा है, दिस मार्कर, तो द मार्कर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? अगर आपको सेंटेंस में, देखिए हिंदी स्टाइल में हम लोगों ने सीखा, अगर सेंटेंस में कौन या किसको का प्रश्न लगाएंगे तो आपको जो उत्तर मिलता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं कहूं ये मार्कर अच्छा है, कौन अच्छा है, क्या अच्छा है? ये मार्कर, ये सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपको इसकी सहायता से याद करना होगा, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और वर्ब की फॉर्म इसी टेबल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए एग्जांपल सेट कर ले रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ब क्या है? अभी मैंने बताया सोना, उठना, बैठना, खाना, नहाना, पीना, पढ़ाना, पढ़ना, तो मैं पढ़ा रहा हूं, टीच। लेकिन यहां टीच में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि हम वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। टीचिंग आईएनजी बताता है कि वो चीज जो भी काम है वो कंटिन्यू है। इंग्लिश, ठीक है। देखिए ये अफर्मेटिव का सेंटेंस और मैंने इस पर ये चीज सेट किया, ठीक है। अफर्मेटिव ही आज बता रहा हूं। वैसे फिर से मैं कल से आज मैंने चार्ट को समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपको चार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ा इसलिए अफर्मेटिव कम से कम मैंने ये बता दिया कि एक आध एग्जाम्पल को मैं जब सेट करूंगा तो थोड़ा आपके दिमाग में आएगा। और कल जो मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन और भी जितने, या फिर इम्पेरेटिव
नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में अफर्मेटिव सिंटैक्स बताने का मतलब बस मेरा ये था कि अगर यहाँ से कोई एग्जाम्पल सेट करें तो इसके ऊपर हम समझ सकें। अब देखिए फिर से हम पीछे के टॉपिक पे आते हैं। जो आज हम मेनली पढ़ेंगे वो है टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट भी होते हैं, इन्हीं तीनों के कंटिन्यूअस भी होते हैं, इन्हीं तीनों के परफेक्ट भी होते हैं, इन्हीं तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होते हैं। अब देखिए हम हिंदी स्टाइल को प्रेफर कर रहे हैं। वजह ये है कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और पिछले 4 साल पहले जब मुझे एक इंटरव्यू में दिल्ली में जब मुझे बहुत डिस्कार्ड किया गया टुवर्ड्स माय इंग्लिश ना, हालांकि जब मैं यूपी बोर्ड में भी था तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब डिस्कार्डेड हुआ तो शायद मेरे अंदर एक टीज लगी और उस दिन से मैंने मतलब आई जस्ट बिकेम वेरी पैशनेट टू लर्न द इंग्लिश। आई वॉज वेरी ऑन्सियस टू लर्न वेन एवर आई सॉ द न्यूज चैनल्स आई जस्ट स्टार्ट वॉचिंग द what is written there and in which tense it will be. When you will become passionate towards anything you can achieve everything. By the way, इसीलिए मैंने भी उसी स्टाइल से पढ़ा है। मतलब हिंदी को मैंने कल बताया था कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए दूसरी भाषा का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है, तो मैंने हिंदी को सहारा लिया है, यही सुटेबल भी है। अब देखिए मैंने सबकी पहचान बताई है आपको। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चार्ट को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर याद करने के लिए जाएंगे तो मुश्किल होगा, और समझ के याद करने के लिए या फिर बेहतर है जो मैंने किया, मैं अपना ढंग आपको बता रहा हूँ कि बेहतर होगा कि आप इसको एक कॉपी पे लिख लीजिए और जब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आप इनको देख देख के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको याद करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि वो थोड़ा थोड़ा अपने से समझ में और मतलब दिमाग में फिट होने लगेगा। ऐसा मैंने भी किया था, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए पहचान क्या होती है। प्रेजेंट की बात करते हैं पहले। प्रेजेंट में चारों हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनिट, इसकी पहचान होती है जब हिंदी स्टाइल में, मैं इसलिए मैंने बताया पहचान हिंदी में क्योंकि जो पहला थॉट आता है मेरे मन में वो हिंदी में आता है। जब कोई भी आप सेंटेंस बोलने जा रहे हैं और उसमें उस सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे आप बहुत कॉमन वर्ड है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लोग आजकल के स्टूडेंट इसको ट्रांसलेट तो मतलब उनको लगता है सपने में भी कर लेते हैं, लेकिन अगर टेंसेस की बात किया जाए उसको ऑपरेट किया जाए, उसका ऑपरेशन किया जाए उस सेंटेंस का, तो थोड़ा समझने वाली बात होगी, ठीक। तो पहचान ये होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, 1-2 बार मतलब और टेंशन से 1-2 बार ज़्यादा इसकी सोचना है। देखिए जो आपने देखा होगा, आप चूंकि आप लोगों ने 10th पास किया है, मेनली मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि आई के साथ हम जब भी बात करते हैं तो एम लगाते हैं और यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सब में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डस, ठीक है। अगर सेंटेंस में जैसे मैं कहूं मैं इंग्लिश नहीं सॉरी वह क्या पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है, what does he teach, what does he teach, साइन ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं सिंपली बोलूंगा आई टीच, और अगर मैं ये बोलूं कि वह पढ़ाता है तो ही टीच, ही टीच। अब ये 3 सेंटेंस, चूंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा। आप पॉज करके वीडियो को ये शुरुआती में सीखने के लिए इसको लिख भी सकते हैं। मैंने 3 सेंटेंस बोले, वह क्या पढ़ाता है, व्हाट डज ही टीच, तो डज लगा। और तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच, ठीक। अभी आप कहीं लिख लीजिए, फिर मैं अभी और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, इंग्लिश ट्रांसलेट आई टीच।
वह पढ़ाता है या पढ़ाती है, ही टीच या शी टीच। अब देखिए क्या होता है, डू या डज जो लगता है वो अफर्मेटिव में नहीं लगता, याद रखिएगा, अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता, ठीक है। अब लगता किस में है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या लगता है, बस इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही थोड़ा सा बातें समझने लायक है। अब चूंकि पहला ही टेंस पड़ जाता है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है लोगों को, बट मैं समझा रहा हूं। अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता, लगता किसमें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता क्या है, देखिए अगर सब्जेक्ट, ये रिम बना के याद कीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूं, अगर इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब में एस या ई एस भी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल दिया, आई टीच, आई है सब्जेक्ट, क्या है, मैंने फिर से बोला है, इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हम सब्जेक्ट में एस ई आई एस नहीं लगाते ना। बच्चा पढ़ता है, चाइल्ड रीड्स, चिल्ड्रन बच्चे पढ़ते हैं, चिल्ड्रन रीड, चाइल्ड रीड्स बट चिल्ड्रन रीड। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, वह पढ़ाता है, ही टीच, वे पढ़ाते हैं, दे टीच ना, और वह पढ़ाती है, शी टीच। तो मैंने बताया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ कभी भी हम एस ई आई एस नहीं लगाते। और अगर सेंटेंस में ही, शी, इट, याद रखिए, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं, जैसे ही टीच, शी टीच, गॉट इट। और डू डज जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही लगता है, मीन्स अफर्मेटिव में तो डू डज लगता ही नहीं। आई होप यू ऑल विल गेट अंडरस्टैंड। बस पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आप इस 2 मिनट के जो बातों को मैंने बोला उसको आप रिवाइज करके 2-3 बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बस इसी को समझने की देर है। बाकी किसी के पहचान में और हेल्पिंग वर्ब में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, पास्ट का इंडेफिनिट देखते हैं। ता था, ती थी, ते थे, या सेंटेंस के आखिर में आ, ई, ए, या, यी, ये आए, जैसे वो गए, वह आया ना, बोलते हैं ना। तो आ, ई, ए, या, ये सारे जो आए, इसको, या फिर ता था, ती थी, ते थे आए, इसको, यही पहचान होती है हिंदी सेंटेंस में। जब हम कोई चीज़ हिंदी में जो सोचते हैं, मैं गया था, तो हम उस तरीके की बात कर रहे हैं। जब आपके मन में जो पहली थॉट जो हिंदी में आए उसको कैसे आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कन्वर्ट करना इंग्लिश में। और आप ये मत समझिएगा कभी सीखते वक्त, मैं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीखनी, इंग्लिश बोलना जो लोग सीखते हैं उसकी बता दूं, कि जब आप स्टार्ट करते हैं सीखना तो आप कहेंगे अरे इतने कानून के साथ हम एक सेंटेंस बनाएंगे, कैसे लोग फटाफट इंग्लिश बोल लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहली बार में हाथ दोनों छोड़ के चलाना कोई नहीं सीखता, पहले तो 2 की जगह 4 पहिए लगा के सीखा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, फिर 2 पहिए अलग किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कभी कभी लड़के आपने देखा हो दोनों हाथ से भी चला लेते हैं। बाइक के साथ भी है, किसी के साथ आप कार चलाना सीखते हैं तो बहुत केयरफुल रहते हैं। बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि मोबाइल कान में लगा करके एक हाथ स्टैंडिंग पे भी रख करके हो जाता है, भीड़ में भी आसानी से चला लेते हैं, इधर उधर भी देख कर लेते हैं, तो होता है ये। तो इससे मत डरिएगा कि इतने कानून के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे तो बोलना कब सीखे, स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस ही इंसान को आगे ले जाती है। तो ताथा, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है डिड। इसके साथ भी बस ऐसा तो नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे, बस एक छोटी सी और बात है, डिड जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जिसमें नहीं आए, जो नकारात्मक ना हो, जो नेगेटिव ना हो और जो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक ना हो, उसको बोलते हैं
अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। अब आपको वर्ब मैंने बताया, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, लुक, लुक्ड, लुक्ड। अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अगर यही सारी चीजें पढ़ाते रह जाएंगे तो कम समय में हम इंग्लिश नहीं सिखा पाएंगे। ठीक। अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया, आई टॉट। अभी हमने शुरू में बोला था आई टॉट यू इन प्रीवियस, आई टॉट यू इन प्रीवियस, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया। अब मैंने आपको पढ़ाया, पहले पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। ठीक है। तो जब अफर्मेटिव होता है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के काम चला लेते हैं, और जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है तो वर्ब का हम डिड तो लगाते हैं, लेकिन जब डिड लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब डिड नहीं लगाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बस इन दो को जितनी बार देख के समझना है समझ लीजिए, बाकी फिर समझिए सब आसान। अब कुछ किसी में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट किसको कहते हैं? सिंपली जब भी आप कोई सेंटेंस जो फ्यूचर के लिए बोलते हैं, गागी, बारिश होगी, मैं कल जाऊंगा, वो आएगी, वो आएगा, मम्मी बनाएंगी ना, हम घूमने जाएंगे, गागी क्या आता है? सिंपली वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख तो रखा है विल शैल, आप भूल जाइए कि शैल भी होता है। मॉडर्न इंग्लिश सिर्फ विल और उसके बाद वुड को देती है, लेकिन शैल आप मत ही याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा, कहीं गलत नहीं होगा अगर आप विल लगाते हैं तो। कभी आप कोई डिस्कशन होगा तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा। और हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए एक क्विक रिविजन, तीनों टेंस के जो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होते हैं, आपको थोड़ा सा एक बार और से 2 और टेंसेस को सीखने से 2 गुना या 3 गुना समय देना है। 3 गुना समय देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने के लिए, 2 गुना समय देना है पास्ट इंडेफिनिट को सीखने के लिए, और 1 टाइम आपको ये सिंपल है गागी ये, इसलिए घबराइएगा मत। एक्चुअली होता क्या, पहले ही सीखने में इतना कानून आ जाता है कि अक्सर ये मतलब फोबिया सा बनने लगता है कि ये इतना कानून कैसे। तो डोंट बी वरी अबाउट इट ना। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सबका हो गया। कंटिन्यूअस पे आते हैं। कंटिन्यूअस क्या कहता है, पहचान क्या होती है? कंटिन्यू, जो चीज़ कंटिन्यू, कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ कंटिन्यू। अब रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, रही है, वो खाना खा रही है, रहे हैं, वे जा रहे हैं। मतलब किसी भी काम में है लगा है तो प्रेजेंट में हो गया, और रहा है इसका मतलब वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और इसकी सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, और, इज, एम, और। मतलब अब इज और एम, इज, एम, और आर किसके साथ लगेगा? देखिए एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। आई, वी, यू, सॉरी, आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। और किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी शो करने के लिए वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाते ही हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं वो 3 नहीं 6 मिले हैं। गॉट इट? तो किसी भी कोई टेंस कोई भी हो, अगर वो कंटिन्यूटी बता रहा है तो उसमें उसके वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। ये चौथा, कुछ लोग चौथा फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का, जैसे हमने बताया कि एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, वैसे कुछ लोग 4th फॉर्म्स भी कहते हैं, और कुछ लोग और इसकी एक और मीनिंग है पार्टिसिपल भी होता है। अभी पार्टिसिपल आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे कैसा भविष्य होता है। अगर सब कुछ सही रहा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है तो आगे भी पढ़ा दूँगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। ये है पास्ट, ये है कंटिन्यूअस। बस जैसे इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे रहा था, रही थी, रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज वर्ब। किसके साथ वॉज लगता है? आई के साथ वॉज लगता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर लगता है। इसको वेयर नहीं वर्ब पढ़ते हैं।
ठीक है, वर्ब लगता है। अब मैंने बताया कंटिन्यू है तो वर्ब में आईएनजी रहेगा ही रहेगा। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप देख रहे हैं गा गी गे था, लेकिन ये जो सब में रहा, सबके कंटिन्यूअस में रहा आप देख रहे हैं रहा 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 एक्चुअली में कंटिन्यूटी बताता है। और मैंने आपको बताया कोई भी वो सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूअस हो, जो कंटिन्यूटी बताए, उसके वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगेगा। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म ऐड होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे समझते हैं? देखिए दो चीजें हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या मैंने आगे लिख दिया है इन शॉर्ट कार्य समाप्ति का बोध। मतलब आपको लगे कि वो काम खत्म हो गया, जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई वर्क ना। अरे बिल्ली तो चूहा खा गई, अब खा गई, ये काम खत्म। कैट हैज ईटन द माउस ना। तो जब या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, या कार्य समाप्त भी जब हो सकता है लास्ट में एंड हो, जैसे मैंने कहा बिल्ली चूहा खा गई, तो लास्ट में तो ये आ रहा है तो आपको लगेगा करे तो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, नहीं, खा गई, काम खत्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। जहाँ है लगता है, पास्ट मतलब था वाली बात हो जाएगी, जहाँ है लग जाता है वो परफेक्ट में चला आता है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कार्य समाप्ति का बोध। और हैव हैज आपको पता है कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है। और किसी भी, जैसे मैंने एक बात याद रखी है, कुछ मूल मंत्र मैं दे रहा हूं कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और किसी भी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कंटिन्यू में वर्ब प्लस आईएनजी, कंटिन्यू में वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब का हमेशा थर्ड ही फॉर्म लगेगा। और कंटिन्यू किसी का भी हो, वर्ब में आईएनजी हमेशा लगेगा। ठीक है, तो चुका है, चुके हैं, हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड एक अकेला होता है, चाहे आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ लगेगा हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म चूंकि परफेक्ट है। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इन तीनों में किसी भी परफेक्ट में काम समाप्ति, कार्य समाप्ति का बोध भी होता है। ये सिर्फ इसी में कार्य समाप्ति का बोध नहीं है, इसमें भी और इसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो आप उसको परफेक्ट, जैसे वो मैंने खाना खा लिया था, तो जब आप ये देखेंगे अक्सर इस तरीके जो परफेक्ट के टेंस होते हैं उसमें दो बातें होती हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो थोड़ा इस टेंसेस को आप उस वक्त समझ लीजिएगा। अभी इस चार्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको समझने में आसानी। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या काम समाप्ति का बोध। विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने बताया, किसी भी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बहुत सारे लोग हैव के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जो सरासर, या हैव या हैज के साथ आईएनजी का फॉर्म लगाना सरासर गलत है। अगर आप आईएनजी कह भी रहे हैं तो हैव के साथ बीन या हैज के साथ बीन लगाइए। दिस कीप इन योर माइंड। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वही देखिए, किसी का भी कंटिन्यूअस जो होता है ना, यही होता है, जो कंटिन्यूअस होता है वही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। थोड़ा सा फर्क होता है। आप जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट इज रेनिंग, देखिए इज है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज है ना। और पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 2 डेज। ठीक है, मतलब जब उसी कंटिन्यू के साथ समय को जोड़ दोगे आप, तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। या एक परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे भी आता है, मैं पढ़ता ही रहा हूँ, कंटिन्यूटी, आई हैव बीन रीडिंग। तुम घूरते ही रहे हो, यू हैव बीन स्टेयरिंग ना। तो ये इस तरीके की भी, मतलब कंटिन्यूटी शो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस में कंटिन्यूटी शो होती है,
उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वही कंटिन्यूअस के साथ समय जुड़ जाता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। किसी भी कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब के फॉर्म में आईएनजी जरूर जोड़ते हैं, ठीक है। यही कंटिन्यूटी बताता है, आईएनजी का फॉर्म ही उस वर्ब की कंटिन्यूटी, उस टेंस की कंटिन्यूटी बताता है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, वही चीज रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर समय जुड़ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये होगा जैसे इसमें हैड होता है, इसमें हैड बीन होगा। क्योंकि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कंटिन्यूअस हो, वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसी तरीके से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। अगर है तो विल हैव इसका होता है परफेक्ट का, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और वर्ब में चूंकि हमने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू लग गया तो आईएनजी तो रहेगा। अब आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए इसमें 3 टेंस हैं, मतलब 3 परफेक्ट है और 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप कंटिन्यूअस को देखेंगे तो 3 और 3 6 होंगे, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो। किसी भी कंटिन्यूअस में, मैं आपको वर्ब की फॉर्म याद कराने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, किसी भी कंटिन्यूअस में के वर्ब में आईएनजी का फॉर्म जरूर जुड़ेगा और किसी भी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर जुड़ेगा। अब बच गया ये इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट और पास्ट को थोड़ा सा ध्यान देके शुरू में जो मैंने बताया, मैं फिर से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा और टेंसेस से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। आप प्लीज़ उसको घबराइए नहीं, उसको ओवरवेल्म कीजिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए और आपको एक बार समझ जाएंगे। फिर जैसे मुझे अब जो रूल मैंने बताया, आपको बोलने से पहले इतना मैं थोड़ी सोचता हूँ, वो प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर आपको अपने से बोलने लगेंगे। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान करना पड़ेगा। आई होप कि लॉकडाउन में आप सब लोग घर पे रह के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोई किसी भी चीज़ का नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, जैसे कि नीलम मैम सिखाती हैं, होता ही है। तो लॉकडाउन में भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच भी आपकी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी का मतलब ये कि आप घर पर हैं, पूरे समय घर पर हैं, तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इट इज़ द ओनली की दैट लीड्स यू इन द लाइफ। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं फिर से। मैंने अफर्मेटिव का सिंटैक्स बताया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब आपको ये याद हो जाएगा तो मैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सिंटैक्स बताऊंगा और सिंटैक्स के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी। लेकिन प्लीज़ फॉर टिल द नेक्स्ट वीडियो, भले ही एक दिन बाद में बना दूँ, लेकिन ये याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं कर पाते आप तो आप 2-3 बार इसको देखते जाइए और कहीं लिख के भी आप रख लीजिए, और जब आप घर पर प्रैक्टिस करने बैठे इसका चार्ट बना करके अपने पास रखें। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। द वीडियो इज नियर अबाउट 38 minutes. You can take a screenshot of the chart. Look at here.